समय पहले एक समृद्ध नगर में विक्रम नाम का एक व्यापारी रहता था। विक्रम अपने व्यापार में जितना सफल था, उतना ही दयालु और न्यायप्रिय भी था। उसकी नेकदिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उसकी यह नेकी एक दिन उसे एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाएगी जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब विक्रम अपने सामान से भरी गाड़ी लेकर नगर के बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर भीड़ के बीच एक युवा दासी पर पड़ी। उसका नाम सुमित्रा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में डर समाया हुआ था। विक्रम ने गौर किया कि एक क्रूर साहूकार उस पर जोर जबरदस्ती कर रहा था। सुमित्रा के हाथों में भारी मटके थे और साहूकार बार बार उसे धक्का दे रहा था। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, तो तुम्हें जीवन भर मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा, साहूकार ने गरजते हुए कहा। विक्रम को यह देखकर गहरा आघात पहुंचा। उसने आगे बढ़कर साहूकार को रोका और पूछा, इस लड़की का अपराध क्या है? साहूकार ने क्रोध में जवाब दिया, इसने अपनी मां के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन अब इसका परिवार गरीब है और कर्ज चुकाने में असमर्थ है। इसलिए अब यह मेरी दासी है। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं इसका कर्ज चुका दूंगा, तुम इसे आजाद कर दो। साहूकार हंसा और बोला, यह कर्ज सिर्फ सोने या चांदी से नहीं चुकाया जा सकता। इसके बदले में तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो। विक्रम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपना सबसे अनमोल नीलम का हार साहूकार को सौंप दिया। सुमित्रा आजाद हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद स्वामी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। विक्रम ने चौंक कर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुमित्रा ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोली, मैं केवल एक दासी नहीं हूं, मैं एक रहस्य की रखवाली कर रही हूं। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई जान गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। रात के समय जब पूरा नगर नींद में डूबा था, सुमित्रा विक्रम के पास आई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह साहूकार केवल एक लालची इंसान नहीं है, वह एक गुप्त संगठन का हिस्सा है जो पुराने खजाने की खोज कर रहा है। मैं जानती हूं कि वह खजाना कहां छिपा है, और इसी वजह से उसने मुझे बंदी बना रखा था। विक्रम के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। तो तुमने अब तक यह रहस्य किसी को क्यों नहीं बताया? सुमित्रा की आंखों में डर था, क्योंकि जो भी इस खजाने के बारे में जानता है, वह जीवित नहीं बचता। विक्रम ने गहरी सांस ली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा। अगली रात दोनों चुपचाप नगर के पुराने खंडहरों की ओर निकल पड़े। सुमित्रा ने बताया कि खजाना एक पुराने मंदिर के तहखाने में छिपा था, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। हवा में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर रहस्यमयी संकेत खुदे हुए थे। सुमित्रा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां कई लोग आए, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। विक्रम ने मशाल जलाई और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। सुमित्रा ने एक रहस्यमयी मंत्र फुसफुसाया और दरवाजा धीमे से खुल गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के पीछे सोने की मूर्तियां और बहुमूल्य रत्न चमक रहे थे। लेकिन तभी दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। ये खजाने के पहरेदार हैं, सुमित्रा ने डर से कहा। विक्रम ने हिम्मत से मशाल उठाई और कहा, सत्य की खोज में डर का कोई स्थान नहीं होता। वह आगे बढ़ा और एक पुराना ताबीज उठाया। तभी परछाइयां स्थिर हो गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। ताबीज पर एक शिला खुदी हुई थी, जिस पर लिखा था, जो अपने लालच से ऊपर उठेगा, वही इस खजाने का सच्चा वारिस होगा। विक्रम ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, यह खजाना तुम्हारा है। तुमने इसे अपने लालच के बजाय अपनी मां की जान बचाने के लिए बचाया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाने को नहीं छुआ। यह खजाना मेरे लिए नहीं है। इसे नगर के गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुबह होते ही विक्रम और सुमित्रा ने खजाने को नगर के दरबार में सौंप दिया। साहूकार को उसके अपराधों के लिए बंदी बना लिया गया। नगर में व्यापारी विक्रम और दासी सुमित्रा की कहानियां गूंजने लगीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस रात एक अज्ञात खजाने का रहस्य भी उजागर हुआ था। सुमित्रा ने आखिरकार अपनी आजादी पाई, लेकिन उसने विक्रम से कभी विदा नहीं ली। वह उसकी सेवा में रही, न दासी के रूप में, बल्कि एक बहन की तरह। और उस रात के रहस्य को केवल वे दोनों ही जानते थे। एक व्यापारी जिसने अपने लालच को त्याग दिया, और एक दासी जिसने अपना सबसे बड़ा खजाना ईमानदारी और साहस में पाया। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस कहानी में एक और रहस्य जोड़कर इसे और आगे बढ़े?
राजकुमारी, जो कभी एक दासी बन चुकी थी, अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने अपने बीते कल को पीछे छोड़ने की ठानी, लेकिन शहर के लोग अब भी उसे उसकी पुरानी पहचान से जोड़कर देखते थे। कुछ लोग उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति जताते, तो कुछ ताने कसते। एक दासी थी, अब खुद को राजकुमारी समझती है। विक्रम यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि आजादी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होनी चाहिए। उसने राजकुमारी से कहा, अगर तुम सच में एक नई पहचान चाहती हो, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। राजकुमारी ने संकल्प लिया कि वह सिर्फ अपनी पिछली पहचान के सहारे नहीं जिएगी, बल्कि अपने परिश्रम से एक नया स्थान बनाएगी। उसने नगर में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को देखने लगे। जो कभी उसे दासी समझते थे, अब वे उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण को सराहने लगे। इसी बीच एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। जिस मंत्री को बंदी बनाया गया था, वह किसी तरह जेल से भाग निकला। उसने कुछ विश्वासघाती सैनिकों को इकट्ठा किया और नगर में अराजकता फैलाने की योजना बनाई। एक रात, जब पूरा नगर गहरी नींद में था, मंत्री के लोग चोरी छिपे राजमहल में घुस गए और राजा के खजाने को लूटने लगे। विक्रम को जब इस षड्यंत्र की भनक लगी, तो उसने तुरंत नगर के रक्षकों को एकत्र किया। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। मंत्री की सेना संगठित थी और वे हर हाल में सत्ता वापस लेना चाहते थे। जब राजकुमारी को इस खतरे का पता चला, तो उसने एक साहसी निर्णय लिया। वह सीधे मंत्री के सामने जा पहुंची। तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया, मेरा राज्य छीना और मुझे दासी बना दिया। लेकिन अब मैं ना तो दासी हूं और ना ही सिर्फ एक राजकुमारी, मैं एक योद्धा हूं। मंत्री हंस पड़ा। तुम एक अकेली स्त्री क्या कर सकती हो? राजकुमारी ने बिना कोई जवाब दिए पास की मशाल उठाई और उसे हवा में लहराया। यह नगरवासियों के लिए संकेत था। देखते ही देखते पूरा नगर जाग उठा। लोग अपने घरों से निकले, हाथों में जो भी मिला, डंडे, मशालें, पत्थर लेकर मंत्री की सेना के खिलाफ खड़े हो गए। एक आम जनता और एक गद्दार मंत्री की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रम और नगर के सैनिकों ने मिलकर आक्रमण किया और आखिरकार मंत्री को पकड़ लिया गया। अगली सुबह मंत्री को नगर की अदालत में लाया गया। राजकुमारी ने खुद न्यायाधीश के सामने खड़े होकर कहा, जो लोग सत्ता का गलत उपयोग करते हैं, वे सत्ता के योग्य नहीं होते। इसे नगरवासियों पर छोड़ दो कि इसका क्या किया जाए। लोगों ने एक स्वर में कहा, इसका दंड मृत्युदंड होगा। और इसी के साथ मंत्री को उसके काओ की सजा दी गई। विक्रम और राजकुमारी का रास्ता। सब कुछ समाप्त होने के बाद विक्रम ने राजकुमारी से पूछा, अब तुम क्या करोगी? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। मैं नगर में रहूंगी, लोगों की सेवा करूंगी और एक नई पहचान बनाऊंगी। विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कभी एक सच्चे साथी की जरूरत हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। नगर की इस नई नेता की कहानी अब सिर्फ एक दासी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा, एक शिक्षिका और एक सच्चे नेतृत्वकर्ता की गाथा बन चुकी थी। नगर में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। मंत्री के पतन के बाद लोग पहले से अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन राजकुमारी के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उसने अब तक जो किया, वह उसकी पहचान बदलने के लिए था। लेकिन अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य तय करना था। विक्रम के पास जाकर उसने कहा, मैं सिर्फ नगर की सेवा तक सीमित नहीं रहना चाहती। मैं दूर दूर तक जाना चाहती हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनकी आवाज दबा दी गई है। विक्रम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। तो फिर देर किस बात की? राजकुमारी ने कुछ समय बाद नगर छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन यह अकेली यात्रा नहीं थी। नगर के कई युवक युवतियों ने भी उसके साथ चलने की ठानी। उन्होंने एक कारवां तैयार किया और यात्रा पर निकल पड़े, जिसका लक्ष्य था उन जगहों तक पहुंचना जहां अब भी अन्याय और अत्याचार अत्याचार हावी था। यात्रा के दौरान उनका पहला पड़ाव एक छोटा सा गांव था, जहां अमीर जमींदारों ने गरीब किसानों को कर्ज के नाम पर गुलाम बना रखा था। राजकुमारी ने गांव वालों से उनकी समस्याएं सुनी और महसूस किया कि यहां भी वही कहानी दोहराई जा रही थी जो कभी उसके साथ हुई थी। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, उन्हें बताया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे खुद को बचा सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। जमींदार के पास सैनिक थे, पैसे थे और वह अपनी ताकत के बल पर सबको दबा रहा था। अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जमींदार ने चेतावनी दी। लेकिन इस बार राजकुमारी झुकने वाली नहीं थी।
उसने विक्रम और अपने साथियों के साथ मिलकर गांव वालों को लड़ाई के लिए तैयार किया। कुछ ही दिनों में एक बड़ी क्रांति खड़ी हो गई। जमींदार के सैनिकों को गांव वालों ने घेर लिया और एक भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। अन्य गांवों के लोग भी जुड़ने लगे और देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन ने जन्म ले लिया। यह सिर्फ एक गांव की मुक्ति की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गई। जब राजा को इस विद्रोह की खबर मिली, तो उसने अपनी सेना भेजनी चाहिए, लेकिन लोगों की एकता देखकर उसने खुद हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। राजा ने गांव में आकर राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में इस तरह की क्रांति फैला रही हो? राजकुमारी ने निडरता से उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे दरबार के लोगों ने कभी दासी बना दिया था, लेकिन अब मैं खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत मानती हूं। राजा ने जब पूरी कहानी सुनी, उसे अपनी ही व्यवस्था की खामियों का एहसास हुआ। उसने न केवल जमींदार को दंड दिया, बल्कि पूरे राज्य में एक नया कानून लागू किया। कोई भी किसी को जबरदस्ती गुलाम नहीं बना सकता था और हर नागरिक को समान अधिकार दिए जाएंगे। यह फैसला पूरे राज्य में गूंज उठा। राजकुमारी अब सिर्फ अपने नगर की नायिका नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। जब विक्रम ने यह सब देखा, तो उसने राजकुमारी से पूछा, अब क्या? क्या तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है? राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं विक्रम, यह तो बस शुरुआत है। जहां भी अन्याय होगा मैं वहां रहूंगी। जहां भी लोग खुद को कमजोर महसूस करेंगे, मैं उन्हें उनकी शक्ति दिखाऊंगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और इसी तरह एक दासी से राजकुमारी बनी स्त्री अब एक महान योद्धा और नेता बन चुकी थी। उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक क्रांति की कहानी नहीं थी, बल्कि साहस, संघर्ष और न्याय की एक अमर गाथा बन गई। राजकुमारी और विक्रम के नेतृत्व में यह कारवां अब सिर्फ एक छोटे से नगर या गांव तक सीमित नहीं रहा। उनकी क्रांति की लहर पूरे राज्य में फैलने लगी। जहां जहां अन्याय था, वहां वहां लोग उनकी कहानियां सुनने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे। उनकी यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी। एक ऐसा मिशन जिसमें हर कमजोर, हर शोषित और हर पीड़ित को न्याय दिलाना था। एक दिन वे एक और नगर पहुंचे, जो राजा के सबसे बड़े सूबेदार रणविजय सिंह के शासन में था। रणविजय की क्रूरता पूरे राज्य में मशहूर थी। वह गरीबों से भारी कर वसूलता, जो नहीं चुका पाते, उन्हें अपना गुलाम बना लेता। राजकुमारी और विक्रम जब इस नगर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग डरे हुए थे। किसी में भी रणविजय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन जिसने भी विरोध किया, वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी लाश हमें मिली। हम मजबूर हैं। इस जवाब ने राजकुमारी को झकझोर कर रख दिया। उसने फैसला किया कि अब रणविजय का अंत करना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। रणविजय के पास राजा की दी हुई सेना थी, धन था और वर्षों से जमा किया गया डर था, जिसने लोगों को गुलाम बना रखा था। राजकुमारी ने गांव वालों को संगठित करना शुरू किया। वह दिन में अपने साथियों के साथ नगर में घूमती और रात में गुप्त रूप से उन लोगों को इकट्ठा करती जो बदलाव चाहते थे। धीरे धीरे रणविजय को भी इस हलचल की खबर मिलने लगी। एक दिन उसने राजकुमारी को अपने महल बुलवाया। सुना है तुमने कई जगहों पर क्रांति फैलाई है, लेकिन मेरे नगर में तुम्हारा यह नाटक नहीं चलेगा, रणविजय ने कहा। राजकुमारी ने निडर होकर उत्तर दिया, तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ डर पर टिका है, और डर हमेशा के लिए नहीं रहता। रणविजय हंस पड़ा। अगर तुम सोचती हो कि इन गांव वालों के सहारे तुम मुझे हरा सकती हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं सिर्फ गांव वालों के सहारे नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के सहारे लड़ती हूं, और सच की जीत हमेशा होती है। रणविजय ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि राजकुमारी को बंदी बना लिया जाए, लेकिन वह इस चाल के लिए पहले से तैयार थी। जैसे ही सैनिक उसकी ओर बढ़े, महल के बाहर पहले से छिपे गांव वाले और उसके साथी सैनिकों पर टूट पड़े। अंधकार से रोशनी तक यह लड़ाई एक रात तक चली। रणविजय के कई सैनिक मारे गए और कई ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में रणविजय को बंदी बना लिया गया। राजकुमारी ने उसे नगर के बीचों बीच लाकर कहा, तुमने लोगों को वर्षों तक डराया, लेकिन अब तुम्हारी सत्ता खत्म हो चुकी है। नगर के लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। वे अब आजाद थे। नया भविष्य। इस जीत के बाद राजकुमारी को एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। राज्य में अभी भी कई जगहों पर अन्याय हो रहा था। राजा को अब तक उसके कार्यों की खबर मिल चुकी थी
और उसने उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, तुमने मेरे राज्य में जो किया वह बगावत मानी जा सकती थी, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी क्रांति ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया है। तुम जो करना चाहती हो उसे पूरे राज्य में फैलाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी मुस्कुरा दी। अब उसे सिर्फ एक नगर या गांव तक सीमित नहीं रहना था। अब उसका लक्ष्य पूरे राज्य में न्याय और समानता लाना था। क्या यह अंत है? नहीं, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। राजकुमारी की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। एक ऐसी स्त्री की गाथा जिसने अपने दर्द को शक्ति में बदला और उन सभी के लिए आवाज बनी जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक विचार बन चुकी थी। एक ऐसी आग जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक दुनिया में अन्याय रहेगा। राजा की स्वीकृति के बाद भी यह यात्रा आसान नहीं थी। सत्ता और समाज में बैठे कई प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे। राजकुमारी को अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर के षड्यंत्रों से भी लड़ना था। राज्य के कुछ दरबारी, जो रणविजय और अन्य जमींदारों के करीबी थे, राजा को यह यकीन दिलाने में लगे थे कि राजकुमारी की बढ़ती शक्ति भविष्य में उनके सिंहासन के लिए खतरा बन सकती है। राजा ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राजकुमारी समझ चुकी थी कि सच्ची क्रांति सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि सोच को बदलने से आएगी। उसने तय किया कि अब उसे सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि शिक्षा, समानता और न्याय की एक नई व्यवस्था बनानी होगी। शिक्षा और बदलाव का बीज। राजकुमारी ने अपने साथी विक्रम और अन्य सहयोगियों के साथ राज्य भर में यात्रा शुरू की। उन्होंने जगह जगह शिक्षा केंद्र खोले, जहां गरीबों को पढ़ने का अवसर दिया गया। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई जाने लगी और किसानों को नए कृषि तरीकों की जानकारी दी गई ताकि वे साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से बाहर आ सकें। धीरे धीरे यह बदलाव दिखने लगा। जिन गांवों में कभी डर का राज था, वहां अब उम्मीद की किरणें चमकने लगीं। लेकिन यह बात उन लोगों को रास नहीं आई जो पुराने शासन से लाभ उठा रहे थे। षड्यंत्र की परछाई। राजमहल में बैठे षड्यंत्रकारियों ने अब एक नया खेल खेला। उन्होंने राज्य के कुछ हिस्सों में असंतोष फैलाना शुरू कर दिया। झूठी अफवाहें फैलाई गईं कि राजकुमारी असली शासक बनना चाहती है और राजा को हटाने की योजना बना रही है। धीरे धीरे इस अफवाह ने राजा के मन में भी संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने दरबार में राजकुमारी को बुलाकर कहा, तुम्हारे कार्य सराहनीय हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी मंशा सही नहीं है। राजकुमारी ने निडर होकर उत्तर दिया, राजन, अगर न्याय और समानता की इच्छा रखना गलत है, तो मैं इस गलती को बार बार करूंगी। लेकिन अगर आपको संदेह है, तो मैं स्वयं इस राज्य से चली जाती हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि लोगों की भलाई है। राजा असमंजस में था। वह जानता था कि राजकुमारी सही थी, लेकिन दरबार में बैठे षड्यंत्रकारी उसे लगातार भड़काने में लगे थे। अंततः उसने फैसला सुनाया, राजकुमारी को राज्य से बाहर भेज दिया जाए, जब तक कि पूरी सच्चाई सामने न आ जाए। निर्वासन और नया संघर्ष। राजकुमारी को जबरन राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन यह उसकी हार नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने और विक्रम ने अपने समर्थकों के साथ जंगलों और पहाड़ों में शरण ली और वहीं से अपने आंदोलन को और अधिक मजबूत करने लगी। अब उसके पास सिर्फ कुछ गांवों का समर्थन नहीं था, बल्कि पूरा राज्य धीरे धीरे उसकी विचारधारा को अपनाने लगा। जिन किसानों और मजदूरों को वर्षों से दबाया गया था, वे अब उसके साथ खड़े थे। महिलाओं ने भी अपनी रक्षा और स्वतंत्रता के लिए हथियार उठा लिए। इस बीच राज्य के अंदर हालात बिगड़ने लगे। जिन षड्यंत्रकारियों ने राजा को राजकुमारी के खिलाफ भड़काया था, वे अब अपनी असली मंशा पर उतर आए। उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और गद्दी हथियाने की कोशिश की। राजा को अब एहसास हुआ कि उसने किससे दोस्ती की और किसे दूर कर दिया। राजकुमारी की वापसी। राजा ने अपनी गलती समझी और संदेश भेजा कि राजकुमारी वापस लौट आए और राज्य को बचाए। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके थे। राजकुमारी के समर्थक अब पूरे राज्य में फैल चुके थे। यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक निर्णायक युद्ध की शुरुआत थी। क्या राजकुमारी राज्य को बचा पाएगी? क्या राजा को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास होगा? या फिर षड्यंत्रकारी अपनी चाल में सफल होंगे? राजकुमारी को राजा का संदेश मिला, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थीं। वह जानती थी कि राज्य में वापस जाना आसान नहीं होगा। राजा कमजोर पड़ चुका था और षड्यंत्रकारी अब पूरी तरह से अपनी चाल चल चुके थे। अगर वह लौटती, तो या तो उसे धोखा दिया जाता या फिर उसे बंदी बना लिया जाता। लेकिन राजकुमारी को अपने लोगों की रक्षा करनी थी।
उसने विक्रम और अपने अन्य विश्वास पात्र साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। अगर हमें राज्य को बचाना है, तो हमें शक्ति और बुद्धिमानी दोनों का इस्तेमाल करना होगा, उसने कहा। उन्होंने अपने समर्थकों को कई छोटे दलों में बांटा और अलग-अलग दिशाओं से राजधानी की ओर बढ़ना शुरू किया। षड्यंत्रकारी का असली चेहरा। इस बीच राजा अपने ही महल में कैद की तरह रह गया था। रणधीर सेन, जो राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री माना जाता था, असल में षड्यंत्रकारियों का प्रमुख था। उसने धीरे-धीरे सेना के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में कर लिया था और अब राजा को पूरी तरह से सत्ता से हटाने की योजना बना रहा था। एक रात, जब राजा अपने कक्ष में चिंतित बैठा था, रणधीर सेन ने दरवाजा खोला और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं महाराज, क्योंकि अब राज्य को आपकी जरूरत नहीं रही। राजा चौंक गया। यह तुम क्या कह रहे हो रणधीर? रणधीर सेन आगे बढ़ा और बोला, आपने अपनी शक्ति पहले ही खो दी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि यह राज्य एक नए शासन को स्वीकार करे, मेरे शासन को। राजकुमारी की चाल। लेकिन रणधीर सेन नहीं जानता था कि उसकी हार पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब वह राजा को हटाने की घोषणा करने ही वाला था, तभी महल के द्वार पर शोर मचने लगा। सैनिकों ने आकर बताया कि राजकुमारी और उसकी सेना राजधानी के चारों ओर पहुंच चुकी है। रणधीर हंस पड़ा। एक निर्वासित राजकुमारी मेरी सेना से कैसे जीत सकती है? लेकिन तभी उसे एक और खबर मिली। राजमहल के कई सैनिक, जो पहले राजा के प्रति वफादार थे, अब वापस लौट रहे थे। उन्होंने रणधीर सेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। यह राजकुमारी की पहली जीत थी। उसने युद्ध से पहले ही रणधीर की शक्ति को कमजोर कर दिया था। निर्णायक युद्ध। युद्ध छिड़ गया। राजधानी के चारों ओर भीषण लड़ाई शुरू हुई। राजकुमारी के योद्धा रणधीर सेन की सेना पर पशय के डैम टूट पड़े। विक्रम ने महल के अंदर छिपे राजभक्त सैनिकों को एकत्र किया और अंदर से हमला बोल दिया। रणधीर सेन को अब समझ में आने लगा कि उसने राजकुमारी को कम आंका था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने राजा को बंदी बना लिया और ऐलान किया, अगर राजकुमारी और उसके लोग नहीं रुके, तो राजा की हत्या कर दी जाएगी। यह खबर सुनकर राजकुमारी ठहर गई। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे हमला रोक दें। रणधीर सेन ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम समझ गई होगी कि असली शक्ति किसके पास है। लेकिन राजकुमारी शांत रही। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध को तलवार से जीता जा सकता है, तो मैं बिना हथियार के तुम्हें चुनौती देती हूं। अगर तुम सच में एक योग्य योद्धा हो, तो मुझसे द्वंद्व करो। रणधीर सेन पहले हंसा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह इनकार करता, तो उसकी कायरता सबके सामने आ जाती। उसने राजा को एक ओर धकेला और तलवार निकाल ली। अंतिम मुकाबला। सभी सैनिक देख रहे थे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की आखिरी लड़ाई थी। रणधीर सेन ने पहला वार किया, लेकिन राजकुमारी फुर्ती से बच गई। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे रणधीर सेन लगातार चूकने लगा। अंततः एक सही मौके पर राजकुमारी ने रणधीर की तलवार छीन ली और उसे घुटनों के बल गिरा दिया। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, रणधीर सेन, उसने कहा। रणधीर सेन ने चारों ओर देखा। उसकी सेना भाग चुकी थी और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने एक ही वार में उसका अंत कर दिया। न्याय की जीत। राजमहल के द्वार खुले और राजा को वापस सिंहासन पर बिठाया गया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और राजकुमारी को अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। राजकुमारी ने स्पष्ट किया कि यह जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी, जिन्होंने न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। नई सुबह की शुरुआत। इसके बाद राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। शिक्षा, समानता और न्याय को प्राथमिकता दी गई। महिलाओं को अधिकार मिले, किसानों को सुरक्षा दी गई और सैनिकों को केवल राज्य की रक्षा के लिए तैयार किया गया, न कि किसी निर्दोष को दबाने के लिए। विक्रम, जो राजकुमारी का सबसे बड़ा साथी था, अब राज्य का सेनापति बन चुका था। लेकिन उसकी और राजकुमारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राज्य में अब शांति थी, लेकिन राजकुमारी जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रणधीर सेन के मारे जाने के बाद भी कई गुप्त षड्यंत्रकारी राज्य के कोनों में छिपे हुए थे। उन्होंने वर्षों तक इस सत्ता को अपने स्वार्थ के लिए चलाया था और वे इसे इतनी आसानी से खोने वाले नहीं थे। लेकिन इस बार राजकुमारी और राजा पहले से ज्यादा सतर्क थे। राजकुमारी ने आदेश दिया कि सभी जमींदारों, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की जांच की जाए। जो भी भ्रष्टाचार या अन्याय में लिप्त पाया गया, उसे सजा दी गई या पद से हटा दिया गया। धीरे धीरे न्याय की एक नई व्यवस्था बनी।
जहां राजा केवल नाम मात्र का शासक था और असली शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में थी। विक्रम और राजकुमारी एक नया रिश्ता। विक्रम अब राज्य का सेनापति बन चुका था, लेकिन उसके और राजकुमारी के बीच कुछ अलग सा था। वे वर्षों से एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहे थे, एक ही लक्ष्य के लिए लड़े थे। लेकिन अब जब शांति आ गई थी, तो उनके रिश्ते का स्वरूप भी बदल रहा था। राजा ने एक दिन मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमारी, क्या तुमने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? राजकुमारी चौंकी। भविष्य? राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने राज्य को बचाया, न्याय स्थापित किया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा? राजकुमारी ने पहली बार इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया। विक्रम हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, न केवल एक योद्धा की तरह, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह। लेकिन क्या वह भी ऐसा ही सोचता था? एक नया खतरा। जैसे ही राज्य में शांति की हवा चल रही थी, तभी अचानक सीमावर्ती क्षेत्रों से एक नई खबर आई। सतिर आई। पड़ोसी राज्य, जो पहले रणधीर सेन के साथ गुप्त संधि में था, अब हमला करने की योजना बना रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह उनके पुराने दुश्मनों की आखिरी चाल थी। राजकुमारी और विक्रम को फिर से अपनी तलवारें उठानी पड़ी। वे जानते थे कि इस बार केवल लड़ाई नहीं, बल्कि कूटनीति की भी जरूरत थी। राजकुमारी ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। विक्रम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और शायद यह कभी खत्म नहीं होगी। राजकुमारी और विक्रम ने तुरंत सेना को तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन इस बार यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह बुद्धिमानी और रणनीति की परीक्षा थी। पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र को यकीन था कि अब तक राज्य कमजोर हो चुका होगा और एक महिला के नेतृत्व में सेना आसानी से हार जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वही राजकुमारी थी जिसने अपने राज्य के षड्यंत्रकारियों को हराया था। राजकुमारी ने फैसला किया कि सीधे युद्ध में जाने के बजाय वह पहले अपने दुश्मन की कमजोरियों को जानेगी। उसने अपने कुछ सबसे चतुर जासूसों को वीरभद्र के महल में भेजा, ताकि वे उसकी योजनाओं और सेना की स्थिति का पता लगा सकें। इस दौरान विक्रम ने राज्य के सीमावर्ती गांवों में जाकर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और सैनिकों की तैनाती को मजबूत किया। वीरभद्र की योजना। वीरभद्र को विश्वास था कि वह अचानक हमला करके राजधानी को जीत सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी पहले से ही उसके हर कदम का अनुमान लगा रही थी। जासूसों की सूचना के अनुसार वीरभद्र की सेना तेज और आक्रामक थी, लेकिन उनके पास एक बड़ी कमजोरी थी। वे लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं थे। वे तेज आक्रमण करते थे, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता तो वे थककर कमजोर पड़ जाते। राजकुमारी ने इसी कमजोरी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रणनीति और पहला हमला। युद्ध शुरू होने से पहले ही राजकुमारी ने एक चाल चली। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का नाटक करने का आदेश दिया, जिससे वीरभद्र को यह लगा कि वे डर गए हैं और भाग रहे हैं। इससे उत्साहित होकर वीरभद्र की सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे राज्य की सीमा में दाखिल हुए, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। विक्रम ने इस जाल को बखूबी संभाला। वीरभद्र की सेना थकने लगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी ने अपनी सेना को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। युद्ध भीषण था, लेकिन वीरभद्र की सेना जल्द ही कमजोर पड़ गई। युद्ध का अंत और नया फैसला। वीरभद्र को आखिरकार यह समझ में आ गया कि वह हार चुका है। उसने समर्पण कर दिया और महल में लाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि वीरभद्र को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे उसके ही राज्य में शांति से शासन करने का एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि वह कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। वीरभद्र ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली राजकुमारी। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान शासक भी हो। राज्य में शांति और नया भविष्य। इस जीत के बाद राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो गई। राजकुमारी ने शिक्षा और न्याय पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया, और विक्रम को सेना का प्रमुख बनाकर राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनसुलझा था, राजकुमारी और विक्रम का रिश्ता। राजा ने एक दिन मुस्कुराते हुए राजकुमारी से पूछा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या तुम अपने लिए भी कोई निर्णय लोगी? राजकुमारी चुप रही, लेकिन उसकी आंखें विक्रम की ओर आंसू। युद्ध खत्म हो चुका था, राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन राजकुमारी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी थी। राज्य की रक्षा, न्याय की स्थापना, षड्यंत्रकारियों का अंत, और अब एक स्थायी शांति। लेकिन जब राजा ने उससे उसके भविष्य के बारे में पूछा, तो पहली बार उसने खुद से यह सवाल किया,
क्या उसकी जिंदगी केवल युद्धों और राजनीति तक ही सीमित रहेगी? विक्रम हमेशा से उसके सबसे बड़े सहयोगी थे। दोनों ने कई लड़ाइयां साथ लड़ी थीं, एक दूसरे की जान बचाई थी और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने थे। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित था या कुछ और था जिसे वे दोनों अनदेखा कर रहे थे? राजमहल में हलचल। महल में यह चर्चा तेज हो गई थी कि राजा जल्द ही राजकुमारी के विवाह की घोषणा करने वाले हैं। दरबारियों और मंत्रियों ने अलग-अलग सुझाव देने शुरू कर दिए थे। किसी ने कहा कि उसे किसी शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से विवाह कर लेना चाहिए ताकि राज्य और मजबूत हो जाए, तो किसी ने कहा कि उसे किसी महान योद्धा को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि यह निर्णय केवल राजनीति पर आधारित नहीं हो सकता। एक दिन जब वह महल के बागीचे में टहल रही थी, विक्रम वहां आया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था। क्या सोच रहे हो विक्रम? राजकुमारी ने पूछा। विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूं कि अब जब राज्य सुरक्षित है, तो तुम्हें भी अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। राजकुमारी मुस्कुराई। और तुम? क्या तुमने अपनी खुशी के बारे में सोचा? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुलकर कहा, मेरी खुशी हमेशा वहीं रही है, जहां तुम हो। एक नया अध्याय। कुछ दिनों बाद दरबार में राजा ने घोषणा की, राजकुमारी और विक्रम का विवाह होगा। यह केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि न्याय, निष्ठा और समानता पर आधारित एक नया अध्याय था। राज्य भर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन राजकुमारी और विक्रम जानते थे कि यह केवल एक नई शुरुआत थी। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर शासन करेंगे, न केवल एक राजा और रानी के रूप में, बल्कि दो ऐसे साथी के रूप में जो अपने राज्य को हमेशा न्याय और शांति की राह पर आगे बढ़ाएंगे। अब यह सच में अंत है या शायद एक नई कहानी की शुरुआत? राजकुमारी और विक्रम के विवाह के बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर गांव और नगर में दीप जलाए गए। नृत्य और संगीत की गूंज महल से लेकर गलियों तक फैली हुई थी। लेकिन वे दोनों जानते थे कि शासन करना केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक नई चुनौती सामने आ गई। पड़ोसी राज्यों के कुछ जमींदार, जो पहले रणधीर सेन और वीरभद्र के साथ गुप्त समझौते में थे, अब फिर से सिर उठा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि राज्य में स्थायी शांति बनी रहे। उन्होंने किसानों पर अत्याचार शुरू कर दिए, व्यापारियों से जबरन कर वसूलने लगे और कई गांवों में भय का माहौल बना दिया। राजकुमारी और विक्रम ने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों को भेजकर स्थिति का जायजा लिया। पता चला कि यह केवल कुछ जमींदारों की शरारत नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। गुप्त षड्यंत्र का पर्दाफाश। राजकुमारी ने अपने पुराने जासूसों को सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि इन विद्रोहों के पीछे किसी और का हाथ था। एक दिन एक गुप्त संदेशवाहक ने महल में आकर खबर दी कि इन सभी घटनाओं को पर्दे के पीछे से नागेंद्र नामक एक रहस्यमयी व्यक्ति चला रहा था। कोई नहीं जानता था कि नागेंद्र कौन था, न ही कोई उसकी शक्ल देख पाया था, लेकिन उसके नाम मात्र से ही जमींदार और अपराधी डरते थे। वह परछाई की तरह था, हर जगह मौजूद, लेकिन कभी किसी की पकड़ में नहीं आया। खतरे का सामना राजकुमारी ने फैसला किया कि इस बार लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि से लड़ी जाएगी। उन्होंने नागेंद्र को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। विक्रम ने राज्य में घोषणा करवाई कि राजा और राजकुमारी व्यापारियों और जमींदारों के साथ एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसमें नए नियम तय किए जाएंगे। इस सभा में सभी बड़े प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। राजकुमारी को यकीन था कि नागेंद्र को यह खबर जरूर मिलेगी, और अगर वह वास्तव में इन घटनाओं के पीछे था, तो वह इसे रोकने के लिए जरूर कोई कदम उठाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। सभा के दिन, जब महल के प्रांगण में हजारों लोग जमा थे, अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ नकाबपोश लोग भीड़ में घुस आए और एक बड़े विस्फोट की योजना बना रहे थे। लेकिन राजकुमारी और विक्रम पहले से ही तैयार थे। उनकी सेना ने चारों ओर से घेरा डाल दिया और कुछ ही देर में सभी षड्यंत्रकारी पकड़ लिए गए। लेकिन नागेंद्र उनमें नहीं था। नागेंद्र कौन था? पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी नागेंद्र के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। यह स्पष्ट था कि या तो वे उसे नहीं जानते थे, या फिर किसी बड़े डर के कारण उसकी पहचान उजागर नहीं कर रहे थे। विक्रम ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने सबसे चालाक कैदियों में से एक को गुप्त रूप से रिहा कर दिया, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी गई। जैसा अनुमान था, वह सीधा नागेंद्र के पास पहुंचा। राजकुमारी और विक्रम छिपकर उस जगह पहुंचे, समासम्मौन आश आप माचे पहुंचे जहां नागेंद्र छिपा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। कौन था नागेंद्र?
क्या यह कोई पुराना दुश्मन था या कोई अप्रत्याशित व्यक्ति? कहानी आगे और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। राजकुमारी और विक्रम ने जैसे ही नागेंद्र का चेहरा देखा, वे एक पल के लिए चौंक गए। यह कोई और नहीं, बल्कि राज्य के पूर्व महामंत्री चाणक्य सेन थे। वही व्यक्ति जो कभी राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, लेकिन वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। आप? राजकुमारी के होंठों से बस इतना ही निकला। चाणक्य सेन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। तुम लोगों को क्या लगा? रणधीर सेन और वीरभद्र के मरने के बाद सब खत्म हो गया? यह खेल तो मैंने शुरू किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। राजकुमारी और विक्रम समझ गए कि यह षड्यंत्र वर्षों पुराना था। जब राजा ने चाणक्य सेन को उसके भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया था, तभी उसने अपने प्रतिशोध की योजना बनाई थी। रणधीर सेन, वीरभद्र और अन्य षड्यंत्रकारी केवल मोहरे थे। असल में यह सारा खेल पर्दे के पीछे से चाणक्य सेन चला रहा था। अंतिम युद्ध। नागेंद्र उर्फ चाणक्य सेन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने गुप्त सैनिकों को बुला लिया और महल के बाहर एक और भीषण युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस बार राजकुमारी और विक्रम पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने पहले ही अपनी सेना को सतर्क कर दिया था। जैसे ही नागेंद्र के सैनिकों ने हमला किया, राजमहल की सुरक्षा टुकड़ियों ने उन्हें घेर लिया। युद्ध कई घंटे तक चला। विक्रम ने खुद अपनी तलवार उठाकर नागेंद्र से सामना किया। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन विक्रम की ताकत और कौशल के सामने नागेंद्र ज्यादा देर टिक नहीं सका। आखिरकार एक जोरदार वार के बाद वह नीचे गिर पड़ा। अब यह युद्ध खत्म हो चुका है, राजकुमारी ने कठोर स्वर में कहा। नागेंद्र ने अंतिम बार उनकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? इसके बाद वह शांत हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। कुछ महीनों बाद राजकुमारी और विक्रम को राज्य की जनता ने औपचारिक रूप से अपने नए शासक के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जहां शक्ति का नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई का शासन था। राजमहल की छत से दूर तक फैले अपने राज्य को देखते हुए राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, अब सच में यह कहानी खत्म हो गई, या शायद यह एक नई शुरुआत है। राज्य में शांति स्थापित हो चुकी थी। हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राजा वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने गद्दी पर बैठने का दायित्व राजकुमारी और विक्रम को सौंप दिया। राज्य के लोग अपने नए शासकों से प्रसन्न थे, क्योंकि वे केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से शासन कर रहे थे। परंतु जैसे ही सब कुछ शांत और स्थिर होने लगा, एक नई चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई। भविष्य की आशंका। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी किसी को नहीं पता। उसने विक्रम और राजकुमारी के सामने घुटनों पर झुककर कहा, महाराज, महारानी, मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जो राज्य के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। राजकुमारी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। कहो, क्या बात है? अजनबी ने धीरे से कहा। नागेंद्र मरा नहीं था, वह जीवित है और वह अपनी हार का बदला लेने के लिए लौटने वाला है। महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अगर यह सच है, तो राज्य को एक बार फिर खतरा है। छिपा हुआ सच। अजनबी से पूछताछ की गई, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उसने बस इतना बताया कि नागेंद्र को कुछ लोगों ने मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन वह बच गया और अब उसने एक गुप्त सेना तैयार कर ली है। राजकुमारी और विक्रम ने तुरंत अपने जासूसों को भेजा, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया, परंतु नागेंद्र की कोई खबर नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन राजकुमारी के मन में एक अजीब सा संदेह था। एक रात, जब राजमहल में सभी सो रहे थे, राजकुमारी को किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गई और अपनी तलवार उठाकर आवाज की दिशा में बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इतने वर्षों बाद भी तुम्हारी सतर्कता कम नहीं हुई, राजकुमारी। राजकुमारी ने तलवार तान दी। तुम कौन हो? व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया और जैसे ही उसका चेहरा उजाले में आया, राजकुमारी के चेहरे से रक्त सिमट गया। वह वैसे बाजीपाई व्यक्ति वही था जिसे वह कभी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती थी, चाणक्य सेन, जिसे वे नागेंद्र समझ रहे थे। क्या चाणक्य सेन सच में दुश्मन था, या कोई और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। राजकुमारी की आंखें चौड़ी हो गईं। चाणक्य सेन,
तुम जिंदा हो। चाणक्य सेन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मैं कभी मरा ही नहीं था राजकुमारी, लेकिन यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती। असली सवाल यह है कि तुम सच जानना चाहती हो या नहीं। राजकुमारी ने तलवार की पकड़ और मजबूत कर ली। अगर तुम नागेंद्र हो तो आज तुम यहां से नहीं बचोगे। चाणक्य सेन ने सिर हिलाया। अगर मैं नागेंद्र होता तो क्या मैं खुद यहां आता, बिना किसी हथियार के? राजकुमारी के मन में शंका बढ़ने लगी। क्या यह आदमी सच में दुश्मन था, या वह किसी और बड़े रहस्य से पर्दा उठाने आया था? खेल के पीछे का खेल। चाणक्य सेन ने धीरे से कहा। जो तुम्हें नागेंद्र के बारे में बताया गया, वह अधूरा सच था। असली नागेंद्र कोई और है, और वह तुम्हारे सबसे करीब है। राजकुमारी के माथे पर शिकन गहरी हो गई। कौन है वह? चाणक्य सेन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक महल के बाहर शोर मचने लगा। सैनिकों की आवाजें सुनाई दी, और फिर किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। विक्रम दौड़ते हुए अंदर आए और बोले, महल पर हमला हुआ है। राजकुमारी ने चाणक्य सेन की ओर देखा, लेकिन वह अब भी शांत खड़ा था। अब फैसला तुम्हें करना है राजकुमारी, चाणक्य सेन ने कहा। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो तो मुझे यही मार डालो, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह चाणक्य सेन पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन बाहर बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने एक फैसला लिया। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसका अंजाम बुरा होगा चाणक्य सेन। यह कहते हुए वह उसके साथ चल पड़ी। विक्रम और कुछ सैनिक भी उनके साथ थे। चाणक्य सेन उन्हें एक गुप्त सुरंग में ले गया, जो महल के नीचे बनी थी। सुरंग के भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा। चाणक्य सेन ने दरवाजा खोला, और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी आंखें जो कुछ देख रही थीं, उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने एक बड़ा हॉल था, जहां कई नकाबपोश लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बिना नकाब के था, और वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। क्या विक्रम ही असली नागेंद्र था? क्या यह सब एक बड़ा धोखा था? कहानी अब अपने चरम पर है। राजकुमारी का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने अपनी आंखों से सामने जो देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। विक्रम, उसका सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे वह हमेशा अपना सच्चा मित्र और राज्य का रक्षक मानती थी, वही असली नागेंद्र था। विक्रम? राजकुमारी की आवाज में अविश्वास झलक रहा था। यह यह सब क्या है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं थी जो हमेशा राजकुमारी के लिए होती थी। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहां तक पहुंच पाओगी राजकुमारी, लेकिन अब जब तुम आ ही गई हो तो तुम्हें सारा सच बता ही देता हूं। साजिश जो सालों से चल रही थी। विक्रम आगे बढ़ा और चारों ओर खड़े नकाबपोशों की ओर इशारा किया। ये लोग मेरे सच्चे अनुयायी हैं। सालों पहले जब तुम्हारे पिता ने चाणक्य सेन को राजमहल से निकाल दिया था, तब उन्होंने मेरी मदद की थी। लेकिन मैंने एक और बड़ी योजना बना रखी थी। राज्य पर अपना अधिकार पाने जमाने की योजना। राजकुमारी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि जो खेल इतने वर्षों से खेला जा रहा था, उसमें सबसे बड़ा मोहरा विक्रम ही था। उसने जानबूझकर नागेंद्र नाम का एक नकली दुश्मन खड़ा किया, ताकि असली षड्यंत्रकारी पर किसी को शक न हो। तुमने मुझसे विश्वासघात किया विक्रम। राजकुमारी की आवाज क्रोध और दर्द से कांप रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना था। मैंने राज्य के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी मुझे वह सम्मान नहीं दिया जिसका मैं हकदार था। मैं हमेशा तुम्हारे बराबर रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो बस एक राजा चाहिए था, एक सेवक नहीं। राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। अगर तुम मुझसे अपनी भावनाएं साझा करते तो शायद हम कोई और रास्ता निकाल सकते थे विक्रम, लेकिन अब समय बीत चुका था। चाणक्य सेन ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, अब बहुत हो चुका राजकुमारी, तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो तुम इसे रोक सकती हो, या फिर यह आदमी तुम्हारा राज्य छीन लेगा। विक्रम ने तलवार निकाल ली। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। या तो तुम मरोगी या मैं। राजकुमारी ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर यही अंत है तो यह अंत मैं लिखूंगी। इसके बाद तलवारें टकराईं। महल की अंधेरी सुरंग में अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। क्या राजकुमारी अपने सबसे प्रिय मित्र को हरा पाएगी? क्या राज्य को बचाया जा सकेगा? यह युद्ध किसका अंत लाएगा? कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है। राजकुमारी और विक्रम की तलवारें अंधेरी सुरंग में टकरा रही थीं। हर वार के साथ उनकी आंखों में बीते समय की यादें कौंध रही थीं। साथ में बिताया गया बचपन, युद्धों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी गई लड़ाइयां, और अनगिनत हंसी खुशी के पल। लेकिन आज वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे।
और इस युद्ध का अंत किसी एक की हार पर ही होना था। विक्रम बेहद कुशल योद्धा था, लेकिन राजकुमारी ने अपने गुस्से और विश्वासघात के दर्द को ताकत बना लिया। उसने तेजी से एक वार किया, जिससे विक्रम की तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब बस करो विक्रम, राजकुमारी ने तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इस बगावत को खत्म कर दो और मैं तुम्हें जीवनदान दूंगी। विक्रम हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अगर मैंने आत्मसमर्पण कर दिया तो इतिहास मुझे एक गद्दार के रूप में याद करेगा। लेकिन अगर मैं इसी क्षण समाप्त हो जाऊं, तो कम से कम लोग मेरी कहानी तो सुनेंगे। राजकुमारी उसे समझाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसी बीच विक्रम ने अपनी छुपी हुई कटार निकाल ली और खुद को भेद दिया। राजकुमारी चीख पड़ी, नहीं विक्रम! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी। मैं हार गया राजकुमारी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। एक ऐसा युद्ध जो टाला जा सकता था, उसने उसके सबसे प्रिय मित्र को छीन लिया था। राजमहल की सुरक्षा फिर से बहाल की गई। चाणक्य सेन ने राजकुमारी का साथ निभाया और राज्य को उसके असली शत्रु से बचा लिया गया। लेकिन इस जीत की कोई खुशी नहीं थी। वर्षों बाद जब राजकुमारी एक सफल शासक बनी, तो उसने एक स्मारक बनवाया विक्रम के नाम का, ताकि लोग उसे केवल एक गद्दार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जिसने अपना रास्ता गलत चुना, लेकिन अंत में अपनी गलती को स्वीकार किया।